स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपको मिलती है पेपर 2 एग्जाम में, वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में आप लोगों को लिखना कैसे है। अभी हम कंटेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। फाइन। तो इससे बात करने के पहले मुझे आज मेघा का मुझे ग्रामर का मिला था, तो मैं वो वाला आंसर स्क्रिप्ट मैं दिखाना चाहूंगी। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, क्रिटिसिज्म मेघा के लिए स्पेशली है और सभी के लिए है। क्रिटिसिज्म वो ही ले सकता है जो बहुत स्ट्रांग होता है मेंटली और इमोशनली। और अगर मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो समझ जाओ ये आपके बेटरमेंट के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना है। ये है मेघा का आंसर स्क्रिप्ट। सबसे पहली चीज तो ये है, इसका जो फोटो खींचा गया है, आप देखिए आंसर स्क्रिप्ट का एकदम सही फोटो नहीं खींचा गया है। मैं यूज करती हूँ फोटो एडिटर, मगर फोटो एडिटर, हाँ फोटो एडिटर मैं यूज करती हूँ। मुझे मतलब वो सही लगता है, वैसे और भी बहुत है। तो फोटो एडिटर से बहुत अच्छे से फोटो आ जाते हैं, ठीक है, आप उसको ना इंस्टॉल कर लेना। एक तो फोटो अच्छे से नहीं खींचा गया है, दूसरा फोटो खींचने का जो एंगल है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर गैप है इस साइड। अगर फोटो अच्छा नहीं खींचोगे ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है इवैल्यूएट करने का। मैं स्क्रीन में करती हूँ इवैल्यूएट स्टूडेंट। इसको मैंने बहुत मैक्सिमाइज किया है, ये वाले आंसर स्क्रिप्ट को, तब जाके मुझे नजर आ रहा है। एक नॉर्मल जो रेंज होता है उसमें नजर नहीं आ रहा था, तो फोटो बहुत अच्छे से खींचना है, पहली चीज। अभी ग्रामर में क्या प्रॉब्लम है वो मेघा, ग्रामर आपकी सही नहीं है, आपको ग्रामर पे काम करना है। जब मेरी लास्ट आपसे बात हुई थी तब मैंने आपसे पूछा था कि ग्रामर कैसा है। मैं ये सभी स्टूडेंट को, जितने भी यूट्यूब में मेरे वीडियो वॉच भी कर रहे हैं, मैं सभी को बता रही हूँ कि हम कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है सीएपीएफ का, उनको पता ही नहीं है कि उनका ग्रामर कैसा है। बिल्कुल नहीं पता, अंदाजा भी नहीं। उनको लगता है ठीक है हम इंग्लिश मीडियम के, ठीक है ग्रामर। कोई हिंदी मीडियम का होता है तो उनको भी लगता है हाँ ठीक है। एक तो फॉर्मल कोचिंग लेनी बहुत जरूरी है ग्रामर के स्टूडेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अदरवाइज ग्रामर जो आपको बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है, ग्रामर के पास दम है एक टॉल स्कोर को खड़ा करने का, पेपर 2 का बहुत बड़ा दम है उसके पास। एससी के पास नहीं है दम। हाँ 80 मार्क्स का है, देखने में लगता है फैटी फैटी, मगर अंदर से पूरा हॉलो है। ग्रामर एकदम थिन है, 25 मार्क्स का, मगर बहुत बड़ा काम कर सकता है ये। ग्रामर को नजरअंदाज मत करो, ठीक है। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, फोटो खींचने का तरीका। ओके, ये तो ग्रामर था, फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ ग्रामर में। मगर मैं एस्से में बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती हूँ। एस्से बहुत डिफिकल्ट है, इसको इवैल्यूएट करना डिफिकल्ट है, और अगर फोटो नहीं खींचा गया अच्छे से तो बहुत मुश्किल है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, तो मेघा ने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है, रीराइट किया है, यहाँ तक सही है। प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लैंक है, जो ब्लैंक को इसने मिस कर दिया। क्यों मिस किया ब्लैंक को? ब्लैंक नहीं मिस करना है, यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक दोगे ना। तो अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कहाँ पे ब्लैंक है? अच्छा एग्जामिनर खुद ही देख लेगा, ये सब मत सोचो, ठीक है। अब ब्लैंक है तो ब्लैंक को आपको मिस नहीं करना है। आपने यहाँ पर भी ब्लैंक को मिस किया है, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लैंक को मिस किया है, जो कि गलत है। ब्लैंक देना है अगर है तो, यानी एम को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रामर में आपको काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। संदीप को भी ग्रामर में काम करना पड़ेगा, मैंने बता दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है सभी को पता है ये, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अब ये पीपल में एक तो स्पेलिंग गलत है, और पीपल में कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ है ये। ओके, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। अब देखिए ये मैंने, इसको मैंने टिक मार्क दे दिया है, मगर अगर अब ये एग्जामिनर इवेलुएट करेगा तो वो उसको क्रॉस कर देगा क्योंकि इसमें स्पेलिंग गलत है। फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने फुल स्टॉप नहीं पुट किया है। देखिए
ऐसे में आप फुल स्टॉप नहीं पुट करोगे ना तो मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी, ट्रेन की तरह सेंटेंस चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ पे रुकना है नहीं पता चलेगा। फुल स्टॉप इतना छोटा सा एक डॉट है मगर इसका सिग्निफिकेंस इतना जबरदस्त है। फुल स्टॉप पे इंसान जब फुल स्टॉप देखता है इंसान सोचा चलो अब सांस ले लेता है। देखिए फुल स्टॉप नहीं दोगे तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ग्रामर में फुल स्टॉप इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप फुल स्टॉप नहीं पुट करते तो पंचुएशन मिस्टेक माना जाता है और ये पूरा का पूरा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये सेंटेंस आपने सही लिखा है। नहीं गलत है। हाँ, देखिए क्यों गलत है, गलत है। एल्गे ये है प्लूरल ना, तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ आर होगा, अभी मैंने देखा। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक। दूसरी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको फुल ऑन फुल मिले या मिस्टेक की गुंजाइश कम हो, तो आप छोटे सेंटेंस फ्रेम करो। छोटे सेंटेंस फ्रेम करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अ, एक वीडियो है, मेक द सेंटेंस का वीडियो है, वो जो जिसने भी ग्रामर बैच एनरोल किया है यूट्यूब में, उसको वो मेक द सेंटेंस का वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है किस तरह से छोटे सेंटेंसेस है ना, छोटे एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस में सिर्फ 6-7 वर्ड्स हो, ऐसे सेंटेंस फ्रेम करो। एल्गे आर ग्रीन इन कलर, खत्म। कितना छोटा सेंटेंस है, कैसे एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा, बिल्कुल देगा। एल्गा या ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन तो होता ही है वो, इसमें कौन सा गलत बोल रहा है। इतने छोटे सेंटेंस फ्रेम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। ओ ये तो बच्चों जैसे सेंटेंस फ्रेम किया, नहीं बच्चों जैसे नहीं किया है, इसमें आपने अपना क्लेवरनेस दिखाया है। बड़े सेंटेंस फ्रेम करोगे टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा और गलतियां होने की गुंजाइश ज्यादा होगी। ठीक है, छोटे सेंटेंस फ्रेम करोगे फायदे में रहोगे। ठीक है, अब ये चिल्ड्रंस डे है तो चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रोफी एस होता है, इसलिए इसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितना लंबा सेंटेंस है, बिफोर एंटरिंग द क्लास, बस क्यों बिफोर एंटरिंग द क्लास, स्टूडेंट्स वर रिवाइजिंग देयर फॉर्मूलाज, वर नहीं लिखा हुआ है इसलिए आपको इसमें मार्क्स नहीं मिला है। सिलेबस का प्लूरल सिलेबा ही होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया है, ये सही है। तो जैसे इसने प्लूरल फॉर्म लिखा है तो इसमें इसको 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे इसने सेंटेंस नहीं बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 1 मार्क मिल जाएंगे। इसमें भी इसको 1 मार्क मिलेंगे, इसमें भी इसको 1 मार्क मिलेंगे और इसमें भी इसको 1 मार्क मिलेंगे। फाइन। तो मेघा आप ग्रामर पे काम करो, ग्रामर आपका वीक है, ग्रामर का जो टेक्निकलिटीज होती है बिल्कुल भी आप उससे एकदम मतलब बहुत क्या बोलते हैं, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, तो ग्रामर पे आपको काम करना है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिवाकर ने तो दिया ही है मुझे, और भी दीजिए मुझे, उदय है, शशांक है, ठीक है, और संदीप ने भी मुझे दिया है, तरुण है, प्रणव, आप लोग दीजिए मुझे। और ग्रामर का एटलीस्ट एक बार दे दीजिए, रोज रोज देने की जरूरत नहीं है, एक बार दे दीजिए, पता चल जाएगा आपको मिस्टेक, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने ज्यादा जोर चाहिए आपका। गॉट इट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है राइटिंग टिप्स। देखिए ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो बैच है, ये पूरा इंट्रोस्पेक्शन का बैच है, सेल्फ एनालिसिस का बैच है, जिसमें हमें आपको अपनी गलतियों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। कोई अगर आपको बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो आपको खुश होना चाहिए कि वाह एग्जाम में तो कितना टाइम बाकी है और मुझे अभी से पता चल गया मेरी प्रॉब्लम, अब हमें उस पर बहुत अच्छे से हमें काम करना है। ओके, तो ऐसा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इसी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, और इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ लिखा है, वॉयलेशन ऑफ एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन मे लीड टू पेनाल्टी। ठीक है, बोल आप सकते ही नहीं हो मैंने तो अच्छे से आंसर लिखा था, मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ, हो सकता है आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया हुआ। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, उसको समझो और उसको स्ट्रिक्टली
और केयरफुली फॉलो करो। स्ट्रिक्टली वर्ड भी इस इंस्ट्रक्शन में लिखा है और केयरफुली वर्ड भी इस इंस्ट्रक्शन में लिखा है। गॉट इट? तो अब ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है, तो इसमें दो तीन इंस्ट्रक्शन है, वो मैं वापस से बता दूं। पहला तो है, अभी जो बात चल रही है वो, इस सेशन में हम जो बात करेंगे वो ये कर रहे हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एग्जामिनर फ्रेंडली, एग्जामिनर फ्रेंडली। कहने का मतलब, जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ओपन करे तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल तो जरूर आ जाए। मतलब जब वो ओपन करे आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो वो एकदम स्ट्रेसफुल ना हो जाए। मतलब ऐसा ना बोले ओ गॉड, इसको मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इतनी खराब राइटिंग कैसे लिखा है ये, ऐसा ना बोले। मतलब जब ओपन करे ना, मैं अगली राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेजिबल राइटिंग की बात कर रही हूँ और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की बात कर रही हूँ। तो जब वो ओपन करे एग्जामिनर, तो उसको लगे वाह, जरा देखते हैं भाई कैसे लिखा है इसने आंसर। ठीक है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है जब हम किसी को देखते हैं। जैसे हम, आप इंटरव्यू फेस भी करने जाते हो तो अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखते हो, राइट? ताकि एक फर्स्ट लुक तो एक अच्छा इंप्रेशन दे ना, फर्स्ट लुक। वैसे ही जब आप क्वेश्चन का आंसर बुकलेट एग्जामिनर ओपन करेगा, कम से कम फर्स्ट लुक वो एक अच्छा इंप्रेशन उसके दिमाग में पड़े एग्जाम पर, ये चाहते हैं। ठीक है, तो फिर कंटेंट की बात है, मगर फिलहाल हम उस फर्स्ट लुक की बात कर रहे हैं। दो तीन इंस्ट्रक्शन है, वो ध्यान रखोगे। पहला तो यही है कि इंस्ट्रक्शन, रीड द इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ये तो है नॉर्मल सी चीज, नॉर्मल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, पहली चीज है क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखना। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले, इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली 6 क्वेश्चन, उसमें 4 ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसको ब्लैंक छोड़ना है। अभी मैंने आज दिबाकर का, मैं उसकी भी आंसर सिर्फ शेयर कर लेती हूँ। आज दिबाकर का ग्रामर का आया, ठीक है, ग्रामर उसकी सही है दिबाकर की, ठीक है, मैंने उसको बोला भी है, फिर भी उसको 11 आया आउट ऑफ 25, ग्रामर सही होने के बावजूद। इसका मतलब है जिसका सही नहीं है ग्रामर, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब आप सोच लो। एनीवे, तो मैं दिबाकर का आंसर सिर्फ शेयर कर लूंगी, मगर फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके नीचे आपको इस तरह से डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना है, प्लीज मत भूलना। अब सपोज आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये पोर्शन ब्लैंक हो गया, तो इसको डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मार्जिन इधर कुछ भी नहीं लिखना है, छोटा सा फुल स्टॉप भी इधर नहीं आएगा, ये भी चीज ध्यान रखोगे। अब मैं दिबाकर का शायद आंसर सिर्फ मैंने ना डिलीट कर दिया अपने लैपटॉप से, मगर मैं बता रही थी उसने क्या गलती की है। देखिए, जब ये मेक द सेंटेंस वाला क्वेश्चन था, तो उसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, तो उसको नहीं आता होगा, उसको ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, तो उसने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, उसने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया, सब कुछ ब्लैंक छोड़ दिया, उसने पूरा मेक द सेंटेंस नहीं अटेम्प्ट किया है। तो जब ब्लैंक छोड़ा तो फिर डायगनली स्ट्राइक ऑफ करो, उसने नहीं किया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है। मार्जिन के बाहर, आई मीन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, चलिए, अब इसको मैं क्लोज करती हूँ। अब हम राइटिंग टिप्स में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट लिखना है। आप लोग को ये नहीं देखना है कि ये ना, मैं कंटेंट ये तो देखना ही है, मगर वो आगे है। फिलहाल आप किस तरह से एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट लिखोगे। ओके, तो मैं शेयर करती हूँ। हम्म, एक सेकेंड, ये वाला नहीं करती, मैं दूसरा शेयर करती हूँ। अब मुझे कौन आंसर स्क्रिप्ट देगा? जिसने नहीं दिया मैं उससे पूछ रही हूँ। मैं नाम क्या है? मिसेस हम्म, जरूर से दो, कम से कम एक बार तो जरूर से दो। और राइटिंग जो है मेगा की, मैंने चेक किया था, मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, मगर राइटिंग ठीक है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हार्डली होती है। पीपल की स्पेलिंग मुझे पता है, उसने गलती से गलत लिखा है, मगर
राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है उसकी। जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है ना, वो अगर गंदे तरीके से भी लिखे ना तब भी वो सुंदर ही लगती है। अब हम शुरू करते हैं। हम्म, ये राइटिंग सेक्शन बुक का है। एग्जाम राइटिंग टिप्स, चैप्टर 2। देखिए, चाहे आप एग्जाम के लिए कितने भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मैं 2 ढाई साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ सीए के लिए, मगर यदि आपका जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है वो एग्जामिनर फ्रेंडली नहीं, आपने सिर्फ घसीटा टाइप का मारा है, तो सब आपकी मेहनत है ना सब पानी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, फिर से कह रही हूँ, एग्जामिनर फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जामिनर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? जब एग्जामिनर आपका आंसर स्क्रिप्ट इवेलुएट कर रहा है तो उसका इवेलुएशन है ना एकदम इजी, स्मूथ एंड एफर्टलेस होना चाहिए। एकदम एफर्टलेस मतलब उस इवेलुएट करते वक्त उसके माथे में शिकन नहीं आनी चाहिए, अरे क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अरे वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो किया है, एकदम परेशान हो जाए उसके मतलब आंसर स्क्रिप्ट देखकर, ऐसा काम नहीं करना। ओके, तो एफर्टलेस इवैल्यूएशन, जैसे अगर आपको भी हम कोई कोई इवैल्यूएशन के लिए देते हैं, उसने ढंग से नहीं लिखा है, ठीक है, तो फिर आप लोग भी परेशान हो जाओगे, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई अगर आपको खाना भी दे रहा है तो वो अच्छे से परोस के नहीं दे रहा है, तो उसमें भी आपको अच्छा सा नहीं लगेगा, है ना? तो इसीलिए आपका जो आंसर स्क्रिप्ट होना चाहिए, कम से कम राइटिंग ठीक होनी चाहिए और आंसर स्क्रिप्ट आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो क्या आपको करना है जिससे आपका आंसर स्क्रिप्ट प्रेजेंटेबल हो और एग्जामिनर हल्का फुल्का खुश होकर इम्प्रेस होकर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ दे सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसका आंसर देकर अरे आज तो इसने मेरे दिन बना दिए, ऐसा फीलिंग आना चाहिए। The following are the important tips that can help your answer look examiner friendly. Furthermore, these tips would definitely add some spark to your answers and impress the examiner. ठीक है, तो पहला, before attempting to write the answers, read and follow instructions carefully given in the front page of the answer script. Answers must be written according to the instructions. साफ साफ लिख रहा है, according to the instruction. यदि एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है कि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए हैं, आप पक्का पक्का मार्क्स लूज करोगे, गारंटी, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, पेनाल्टी। ओके, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है जो आपको राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी, तो उसमें आप अपेंडिक्स सी में देखना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से फिर से इंस्ट्रक्शंस के जो पेजेस है ना उसको उसमें अटैच कर दिए गए हैं इस बुक में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम लेंथ की बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आंसर लिखना है आपको 300 वर्ड्स में, तो आप लिख सकते हो 290 वर्ड्स में, 320 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि आपने आंसर बहुत ज्यादा वर्ड्स का लिख दिया, ठीक है, मुझे कभी कभी आंसर चेक करने को मिलता है ऐसे, अभी जब स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम नहीं चलता है तब भी ऐसे कभी कभी मिल जाता है, तो पता है 400 वर्ड्स में लिखे हैं, 500 वर्ड्स में लिखे हैं। मैंने मैंने बोला कि मैं क्यों मेहनत करूं इतनी, जब सीएपीएफ का आंसर 300 वर्ड्स में लिखा है तो आप मुझसे ज्यादा मेहनत क्यों करवा रहे हो, मैं क्यों एक्स्ट्रा 100 वर्ड्स पढ़ूं, इतना टाइम नहीं है। सेम एग्जामिनर भी ऐसे ही सोचेगा, जब मुझे 300 वर्ड्स आंसर चेक करने के पैसे मिल रहे हैं तो मैं 400 वर्ड्स क्यों चेक करूं, मैं एक्स्ट्रा 100 वर्ड्स क्यों चेक करूं। तो आप एग्जामिनर की मेहनत बढ़ाओगे यदि आपने वर्ड लिमिट को आप एक्सीड करते हो, बहुत ज्यादा ही एक्सेसिवली एक्सीड करते हो, तब आपको कोई हक नहीं बनता एग्जामिनर की मेहनत को इंक्रीज करने का। गॉट माई पॉइंट? वो ज्यादा लिखूंगा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा, डिप्रेस होगा बल्कि। ओके, तो it is quite acceptable to be 10 words below or above the total number of prescribers, but do not waste time in counting the words in the examination hall. ठीक है, एक तो ये भी है, A4 शीट है तो आपको मैंने पहले भी बताया, आप लिख के देखो,
कि एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, एक पेज में कितने लाइंस आते हैं, फिर ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा आप कितने पेजेस में 300 वर्ड्स खत्म करते हो। तो मैंने एस्टिमेट लगाया है 42-43 लाइंस 300 वर्ड्स होते हैं। अब अगर आप अपनी राइटिंग भी देख लेना। ओके। अच्छा, अब जो आंसर स्क्रिप्ट होता है यूपीएससी पेपर 2 में, उसमें दोनों साइड में मार्जिन होती है। तो आप मार्जिन के अंदर बिल्कुल नहीं लिखोगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन वापस इसमें दिए गए हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो स्पेस है उसी में आंसर लिखना है, स्पेस के बाहर आंसर नहीं लिखना है। और फिर से मैं बता रही हूँ, एक ऐसे में आपको 3 पेजेस ब्लैंक मिलते हैं, जरूरी नहीं है तीनों का तीनों पेजेस को भरना, आप सिर्फ वर्ड लिमिट तक स्टिक रहो। अगर कोई ब्लैंक पेज आपको मिल जाता है तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे। और आपको 4 ब्लैंक पेजेस मिलता है लास्ट में रफ वर्क के लिए। चाहे आपने रफ वर्क किया हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट, चाहे आपने रफ वर्क किया हो या चाहे आपने रफ वर्क नहीं किया हो, वो पेजेस को, रफ पेजेस को स्ट्राइक ऑफ करना डायगनली ऐसे करके, भूलना मत। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ गलत लिख लिया है, तो कोई कोई गलत लिखता तो ऐसे 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 एकदम घुस 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 ऐसे ऐसे कर देता है ना, ऐसे 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 नहीं करोगे ऐसे। आप एक सिंगल लाइन से ऐसे स्ट्रक ऑफ करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अवॉइड स्क्रिबलिंग, इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, स्क्रैचिंग, एज इट विल मेक योर आंसर शीट लुक मेसी एंड अनटाइडी। इफ यू वांट टू अंडरलाइन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करना है तो पेंसिल से करो, पेन से मत करो। आप खुद ही डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपने एक चीज लिखा है पेन से एक शीट में और उसको एक जगह अंडरलाइन किया पेंसिल से, एक जगह अंडरलाइन किया पेन से, आपको खुद ही पता चल जाएगा एक जगह पेंसिल वाला जो वो बेटर लुकिंग है। ठीक है। ऑल्सो नेवर अंडरलाइन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एज दे आर देमसेल्व्स इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स कभी भी इंट्रो और कंक्लूजन अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा कोशिश करो लेजिबल राइटिंग लिखने की। तो शुरुआत जब हम करते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट थी एग्जाम देने जाती थी, शुरुआत इतनी अच्छी राइटिंग से, हालांकि मेरी राइटिंग ऐसी ही बुरी है मगर कोशिश करती हूँ लेजिबल लिखने की। तो लेजिबल लिखते 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 बाय द टाइम मैं एकदम होता है ना एग्जाम का एकदम आधा घंटा बाकी है या 45 मिनट्स बाकी, राइटिंग बहुत बुरी हो जाती है, लिखना न लिखना बात बराबर हो जाता है, एग्जाम में तो समझ ही नहीं आता। तो ये काम मत करना। लेजिबल राइटिंग आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन, आई मीन जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट उसमें लेजिबल राइटिंग थ्रू आउट होना चाहिए। ओके, ताकि आपका यूनिफॉर्म लगे, अपीलिंग लगे। एग्जामिनर जो फर्स्ट लुक में मुस्कुराया था ना, लास्ट लुक में भी वो मुस्कुराए ही, ऐसा रखो। अच्छा, अब हम बात करेंगे किस तरह से राइटिंग को लेजिबल करने की। तो ये हमने बात किया था लास्ट क्लास में, और मैंने जो आंसर स्क्रिप्ट अभी जो देखी है, दिवाकर की देखी है, संदीप की देखी है, मेघा की भी देखी है, तो उसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी, अब मैं और बात कर रही हूँ। देखिए, एक तो पहली चीज जो आंसर स्क्रिप्ट होती है वो आपकी प्लेन होती है, उसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होते हैं, अगर आप लोगों ने मेघा का देखा होगा, ठीक है, प्लेन में उसने लिखा है, तो मेघा का जो राइटिंग है ना, आप देखोगे ऐसे ऐसे करके जा रहा है। मेघा आप खुद भी देखना, इस तरह से जा रहा है। तो ये पता है, ये वैसे बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप लोगों का सिग्नेचर भी इस तरह से जा रहा है ना, तो भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप ऊपर उठ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी की राइटिंग ऐसे ऐसे करके जा रही है तो वो बहुत गलत है, यानी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, एकदम सही नहीं है। तो अब क्या करना है, यदि मेघा का बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है तो दैट डजंट लुक गुड। ठीक है। तो मेगा थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऐसे आपके लेटर्स में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत लेजिबल है, हर एक लेटर्स आपका डिस्टिंक्ट और क्लियरली विजिबल है, मगर जो आपका बहुत ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा सा आपको ठीक करना है, ज्यादा ऊपर न जाए। ओके। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपको अपनी जो राइटिंग है उसमें 2 लाइंस के बीच में गैप देना है। जैसे मैं ना संदीप का भी मैं शेयर करती हूँ। संदीप ने मुझे भेजा था, मैं कल नहीं देख पाई थी।
और इस कैसे शेयर होगा? इसको पीडीएफ में भेजोगे नहीं तभी शेयर होगा, अदरवाइज नहीं। संदीप इसको पीडीएफ में भेजो, ये जो आपने, अच्छा मैम। तभी ये शेयर हो पाएगा। एनीवेज, तो जो पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है स्टूडेंट, कि जब आप लिखते हो आपको प्लेन आंसर स्क्रिप्ट मिलती है, तो जो दो लाइन होती है, जैसे ये फर्स्ट लाइन है यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2, ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन क्या है? वाइल राइटिंग लीव सम गैप बिटवीन द टू लाइन। तो कहने का मतलब ये दो लाइंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं, एक ऑप्टिमम गैप होना चाहिए दो लाइंस के बीच में। अभी मैं संदीप का आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Candidates have the tendency to space the two consecutive lines very close to each other. दोनों दोनों लाइंस अगर एक दूसरे से बहुत क्लोज है ना, तो आपका जो आंसर है ना वो बहुत शैबी और अनटाइडी लगेगा, बहुत कंजेस्टेड लुक देगा, तो वो सही नहीं है। ओके, तो पहला काम क्या करना है, जब आप लोग लिख रहे हो तो ये सब चीज आप लोगों को खुद देखना है कि आपकी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है। वैसे एक बार आप अपने आंसर्स के मुझे दोगे तो मैं वैसे भी बता दूंगी आप लोगों को। पहला, दो लाइंस के बीच में गैप होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है? दो वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए। दो वर्ड्स का मतलब द और स्पेस, इसके बीच में गैप रखो। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे द लिखा और फिर यहीं पर स्पेस लिख दिया। मतलब आपको पता है, मुझे ऐसे जो 200 मार्क्स के जो आंसर स्क्रिप्ट होते हैं, मुझे ऐसे चेक अगर मैं इवैल्यूएट करती हूँ, मुझे मिनिमम 1 आवर लगता है, मिनिमम 1 आवर। अगर राइटिंग बुरी है तो ऑब्वियसली मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे तब भी इवैल्यूएट करना है। अगर राइटिंग बुरी है तो मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं। अगर राइटिंग बहुत बुरी है तो मैं 3-4 दिन लगाती हूँ सेम आंसर स्क्रिप्ट को इवैल्यूएट करने में। क्यों? क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगता है। मैं एक दो आंसर इवैल्यूएट करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं अभी और नहीं कर सकती। फिर मैं दूसरा आंसर, फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर से मैं इवैल्यूएट करती हूँ, वैसे करती हूँ अगर बहुत बुरी राइटिंग है। मैंने बहुत बहुत बुरी राइटिंग देखी हुई है। अब मैं संदीप का आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, एग्जामिनर का सर दर्द ना करे। तो किस तरह से लेजिबल होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अभी संदीप का आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये है संदीप की copy, ठीक है। तो मैंने उसको जो फीडबैक दिया था वो ये दिया था कि जो अपर जो लाइन है, अपर जो अपर जोन है उसको थोड़ा इलांगेट करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, बस पेन ले लेती हूँ। सब स्लो इतना हैंग कर जाता है। अब इस संदीप की राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है? दो लाइंस के बीच में आप देखो एकदम भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है दो लाइंस के बीच में। तो इससे क्या लग रहा है? कंजेस्टेड लुक दे रहा है, बहुत ज्यादा कंजेस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इशूड एन ऑर्डर, तो द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फर्स्ट लाइन, इशूड एन ऑर्डर सेकेंड लाइन, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज क्या है, इसको क्या करना चाहिए? थोड़ा गैप देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है, दो वर्ड्स के बीच में गैप देना चाहिए। ये गवर्नमेंट है और ये ऑफ है, तो इस दो वर्ड्स के बीच में जो गैप संदीप ने दिया एकदम ऑप्टिमम गैप है, एकदम सही गैप। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम दो लाइंस के बीच में गैप की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं यही वाला इसी को जो है पीडीएफ संदीप का, मैं उसी से आप लोगों को समझाऊंगी। जब दो वर्ड्स एक साथ एकदम सटे हुए होंगे ना तो नहीं समझ में आएंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसीलिए आप लोगों को क्या कोशिश करनी है कि जो गैप है दो लाइंस के बीच में उसको ऑप्टिमम रखो, दो वर्ड्स के बीच में गैप उसको भी ऑप्टिमम रखो। अब दो पैराग्राफ के बीच, अब देखो इसने क्या किया है, शुरुआत में आप देखो कितना कंजेस्टेड है। अब आप आगे जाइए, अब देखिए दो लाइंस के बीच में गैप आया, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब जाइए, देखिए दो लाइंस के बीच में गैप है ना, अब इधर कितना सही लग रहा है। ये वाली चीज देखिए कितनी सही लग रही है। अब ऊपर में देखिए कितना बेकार लग रहा है। डिफरेंस आपको खुद ही पता चलता है,
ठीक है। अब देखिए ये बिजनेस की स्पेलिंग, इसने ये देख देख कर लिखा है, देखिए देख देख कर लिखने में भी कितनी गलती होती है, ये बिजनेस की स्पेलिंग गलत है। ओके, तो देख देख कर भी गलती आपको नहीं करनी है। फाइन। अब दो लाइंस के बीच में गैप होना चाहिए, दो वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अब दो पैराग्राफ के बीच में भी गैप होना चाहिए। एग्जामिनर को पता तो चलना चाहिए कि दो पैराग्राफ, आई मीन चेंज हो रहा है पैराग्राफ, ये जो कैंडिडेट है इसने पैराग्राफ चेंज किया है। अब पैराग्राफ चेंज अगर आप कर रहे हो और यहीं से आपने लिखना शुरू कर दिया, बोल रहा है कि पैराग्राफ चेंज किया है, तो कहाँ से पता चलता है? अच्छा खासा है, मतलब जितना गैप ये है ना उतना ही गैप यहाँ से दो, और यहाँ से फिर लिखना शुरू करो, गैप होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता, आप बहुत ज्यादा गैप भी नहीं रखोगे और बहुत कम गैप भी नहीं रखोगे, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं लेटर्स की। अब देखिए ये जो एच लेटर है, इस एच लेटर में ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो देख रहे हो ना, ये एच में बार है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं अपर जोन। ठीक है, ये बार को कहेंगे मिडिल जोन, और ये जो एच है ये भी पूरा, ये सारा पूरा मिडिल जोन ही आएगा। फिर लोअर जोन कौन सा है? लोअर जोन, ये जी का जो टेल है ना, इसको हम लोअर जोन कहेंगे। फाइन। अब जैसे ये सी लिखा है, तो ये सी का सिर्फ मिडिल जोन है। अब ये जो टी लिखा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, बार के ऊपर वाला हिस्सा अपर जोन, बार के नीचे वाला हिस्सा आपका मिडिल जोन में आएगा, इसका कोई लोअर जोन नहीं है। फाइन। अब जैसे एफ है, ये जो एफ है ना, इसका तीनों जोन आ रहा है, ये वाला जो है ये मिडिल जोन, इसके ऊपर का हिस्सा अपर जोन, और इसके नीचे का हिस्सा लोअर जोन। अब मैंने संदीप को जो फीडबैक दिया था वो ये दिया था कि अपने अपर जोन को, लेटर्स के अपर जोन को इलोंगेट करो, और इसने इलोंगेट किया है। और राइटिंग एक एक लेटर आपका ना एकदम डिस्टिंक्ट, क्लियर, विजिबल है, एक एक लेटर, कोई भी मतलब सारे लेटर्स इतने अच्छे से दिख रहे हैं। मगर यदि आप लोगों का कोई भी जोन, अपर जोन, लोअर जोन या मिडिल जोन अगर खत्म हो रहा है या प्रोमिनेंट हो रहा है, जैसे एफ है, देखो कैसे कैसे लिखते हैं एफ, मैं बता रही हूँ, ये गया, ये हो गया एफ, और थोड़ा सा इससे लगा दो, ये एफ है। तो क्या किया इसने? लोअर जोन को प्रोमिनेंट कर दिया है। ठीक है ना, अपर जोन खत्म हो गया है, मिडिल जोन थोड़ा सा दिख रहा है, खत्म। तो लेटर नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। ओके। कोई कोई टी को, टी में बार देना भूल जाता है, आई में डॉट देना भूल जाता है। एक संदीप आप और काम कर सकते हो, जैसे अच्छा। आप डॉट जो देते हो उसको बहुत हल्का सा सर्कल बनाते हो, देखिए वो मत दीजिए, हल्का सा सर्कल बनाओगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधे डॉट दो, ये तो खैर फुल स्टॉप है, मगर सीधे डॉट दो। मैं और आई देख रही हूँ, देखिए सर्कल है, सर्कल है। तो सर्कल बना रहे हो ना, तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन में डॉट देकर आप चले गए, यहाँ पे सर्कल बना दिया, डॉट दो, आगे निकलो। गॉट इट। आपका टी में बार है, ई में डॉट है, तो सब कुछ हाँ। बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है। अब देखिए, अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। दो लाइन जो है इसने क्लोज लिखा है, अब क्या कर रहा है, ये जो एफ का टेल है वो यहाँ नीचे के लाइन के टी को हिट कर रहा है। ये जो एफ का टेल है नीचे वाले लाइन के नाडू को, एन को हिट कर रहा है। इसीलिए दो लाइंस के बीच में गैप रखो, ताकि ऊपर के लेटर्स नीचे के लेटर को हिट ना करे, अच्छे से समझ में आए कि क्या लिखा है आपने। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। अब कोई भी जोन आपका बहुत शॉर्टन नहीं होना चाहिए, बहुत इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे एक स्टूडेंट का मुझे मिला था, वो आई, मतलब मन तो खैर बहुत बड़ा लिख दिया। सपोज ऐसे करते हैं, उसको आई लिखना है और यहाँ पर उसने एम लिखा है। ठीक है, तो उसने, ये है आई, तो ये जो अपर जोन है मतलब कि एक्सेसिवली इलोंगेटेड है। क्यों? क्योंकि अपर जोन यहीं तक आना चाहिए, मगर इसका ये ऊपर तक पहुंच गया, एक्स्ट्रा इंच, तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। नॉट टू इलोंगेटेड, नॉट टू शॉर्टेड, ये काम नहीं करोगे। और एक और स्टूडेंट का, नॉर्मली में राइटिंग बहुत छोटी छोटी थी, बहुत छोटी, मगर उसकी प्रॉब्लम क्या थी, सपोज मैंने लिखा है ग्रोथ, तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, टेल,
दो लाइंस के बीच में बहुत अच्छा गैप था, मगर टेल ही इतना लंबा था कि बेचारा वो टेल क्या कर रहा था, बेचारा ये तो नहीं है, नीचे वाले लेटर्स को हिट कर रहा था, इतना लंबा उसका। तो आप लोग खुद अपनी राइटिंग को एनालाइज करो, ठीक है। और बहुत देखिए, मैंने अपनी राइटिंग पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड 10th में थी, मुझे मेरी टीचर ने कह दिया था आप कितनी भी मेहनत करो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी राइटिंग ही नहीं समझ में आती। हिंदी की तो बहुत ही बेकार थी, इंग्लिश की भी बहुत बेकार थी, दोनों ही। मैंने बहुत मेहनत की, राइटिंग कभी मेरी ब्यूटीफुल नहीं रही, कम से कम मैंने ये किया कि मेरी राइटिंग लेजिबल हो जाए, बस इतना है। अभी भी मेरी राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं है, मगर मेरी राइटिंग लेजिबल है। मैं दो वर्ड्स के बीच में गैप रखती हूँ, मैं हर एक लेटर को डिस्टिंक्ट रखती हूँ, दो लाइंस के बीच में गैप रखती हूँ जब भी मुझे लिखना होता है। इनफैक्ट पूरा मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ये काम बस अपने ये चीज मैंने अपने दिमाग में रखी है। मेरी राइटिंग सुंदर नहीं आई, एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, नहीं है सुंदर, मगर ये काम किया कि लेजिबल कम से कम, ठीक है। बहुत, ये तो गॉड गिफ्टेड है मुझे लगता है, जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है, ठीक है। जैसे मेघा की राइटिंग बहुत सुंदर है, तो अगर वो खराब भी लिखेगी ना तब भी आ, वो समझ में आएगा। गॉट इट। तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है, जिसकी राइटिंग सुंदर होती है ना, वो एक बहुत एडेड एडवांटेज होता है उन लोगों के लिए। अगर उन्होंने कंटेंट भी ठीक लिख दिया ना, तो एग्जामिनर ऐसे खुश हो जाता है, और इंस्ट्रक्शन भी अगर फॉलो किया तो फाइन। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई को डॉट करना, टी को बार करना, ये सब कभी भी नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं आप लोगों को बता दूं, कि राइटिंग का स्लैंग, ठीक है। जो राइटिंग का स्लैंग होता है, बाप रे इतना टाइम लगाता है क्या ये करने में, इमेजिन। सब जगह वाइट होगा तभी ये होगा। एनीवेज, अब जो राइटिंग का स्लैंग होता है स्टूडेंट, कोई कोई स्लैंग कैसे लिखते हैं, सपोज मुझे लिखना है इंडिया, ठीक है। तो कोई कोई स्लैंग करता है, मतलब आप समझ लीजिए 70% जो स्टूडेंट्स होंगे, मैं लिख नहीं पा रही, मैंने पेन आज फिर से नहीं लिया है, मैं माउस से ही कर रही हूँ काम। कोई कोई स्लैंग होता है वो राइट साइड होता है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड, फाइन। कोई कोई स्लैंग होता है जो लेफ्ट साइड होता है, देखिए मैंने अब इसको लेफ्ट साइड झुका दिया। कौन सा स्लैंट अच्छा है, राइट साइड टुवर्ड्स, राइट साइड स्लैंटिंग अच्छा है कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड स्लैंटिंग अच्छा है, बताइए। कौन सी स्लैंटिंग अच्छी होती है आपके अनुसार, लेफ्ट की राइट? मैम राइट साइड। राइट साइड स्लैंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेफ्ट साइड स्लैंटिंग बिल्कुल बुरी होती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की स्लैंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है, आप लोग को उसको राइट टुवर्ड्स राइट आपको स्लैंट करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम लुक एकदम बुरा होता है उसका, ऐसे भी उसको अच्छा नहीं मानते हैं, लेफ्ट ऐसे भी बुरा मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये संदीप की राइटिंग है, तो संदीप की राइटिंग मतलब देखिए उसने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत मेहनत से लिखा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ना ये राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है, थोड़ा स्ट्रेट गया है, ठीक है। तो ठीक है, मगर जो राइटिंग की जो स्लैंट है ना, अच्छा एक राइटिंग मैंने इवेलुएट किया था, माय गॉड, मतलब मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी ना उसको इवेलुएट करते वक्त। अब सपोज मुझे इंडिया लिखना है, तो उसने क्या किया था, बिलीव नहीं करोगे, उसकी राइटिंग इतनी स्लैंट थी कि सब कुछ, सारे लेटर्स को उसने सुला दिया था, सारे लेटर्स सो रहे थे, मैं तो लिख भी नहीं सकती हूँ, नहीं लिख सकती। राइट की तरफ स्लैंट थी, और ऐसी स्लैंट थी कि सारे लेटर्स सो गए थे, ऐसा लगा था पूरे लेटे हुए लेटर्स। मैंने इतना एनलार्ज करके उसको, मैंने 5 दिन लगाया था उसको इवेलुएट करने में। उस कैंडिडेट को मार्क्स भी 17-18 मिले थे 200 में। जब उसके पास आंसर स्क्रिप्ट गई और मैंने उस आंसर स्क्रिप्ट में लिखा भी, टॉक टू बी ऑन फोन, ठीक है, मगर उस बंदे ने, और फिर क्या होता है जब मैं, जो मुझे आंसर स्क्रिप्ट मिलती है, मुझे लगता है कि इस बंदे से मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं उसका नंबर सेव कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं उसको कॉल करती हूँ, पता चला उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वाई? क्योंकि मैंने उसको 17 नंबर दिए हैं, इमेजिन। मैंने फिर उसको मेल किया, मैंने कहा मुझसे बात करो। तब उसने मुझसे बात करके उसने बोला कि मैम मैं इतना डिजर्व ही नहीं करता हूँ 17 नंबर। तो मैंने उसको बोला डिजर्व नहीं करते, ये आपको कैसे पता?
बोले मैम मैंने और भी इंस्टीट्यूट से चेक करवाया है, उन्होंने मुझे 70-80 दे दिए। मैंने कहा आपने यही राइटिंग में लिखा है? बोला हाँ। और मैंने कहा ऐसे ही कंटेंट दिया? बोला हाँ। मैंने कहा फिर मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ भाई, फिर आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपको खुशी मिलती है फिर आप उसी इंस्टीट्यूट के पास जाइए, मगर अगर आपको सच में सही फीडबैक लेना है तब तो अब मैं आपसे बात करूं, वरना फिर मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। खैर फिर उसने मुझसे बात की, मगर फिर वैनिश्ड, मुझे नहीं पता फिर कहाँ गया। मगर स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, क्रिटिसिज्म लेने के लिए आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैंने इस तरह के स्टूडेंट बहुत देखे हैं, बहुत ज्यादा देखे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक टीचर को अगर ब्लॉक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नंबर कम दिया है, ये तो बहुत बहुत अजीब बात है। राइट। तो एनीवेज हम राइटिंग की बात कर रहे हैं। तो राइटिंग जितनी आप लोग खराब लिखेंगे, जितनी इलेजिबल होगी, आप भूल जाओ, आपको एग्जामिनर पढ़ेगा, वो इतनी मेहनत करेगा ही नहीं। एक बार में अगर कुछ समझ में आ गई, बात आ गई, वो उस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ने वाला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ओके। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी राइटिंग सही है कि नहीं। एक बार तो आप लोग मुझे दिखा दो, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो लिखने की, जैसे संदीप ने किया है। आई होप वो पूरे थ्रू आउट द ईयर करता रहे, 24 में भी करता रहे, जब तक एग्जाम ना हो इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहे। ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, जब मुझे 10th में पता चला तो मैंने अपनी राइटिंग से बहुत प्रैक्टिस की। मेरे मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिल गए थे, उन्होंने मुझे बताया था जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इनफैक्ट मुझे भी बताया गया था, मेरे टीचर ने बताया था, बकायदा अच्छे से बैठा के मुझे समझाया था कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। फिर मैंने अपनी राइटिंग से के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए, अब आपको अपने लेटर्स को देखना है। ये तो मैंने नॉर्मल सी चीज बता दी, अब आपको लेटर्स को देखना है। अब कोई कोई आर कैसे लिखता है, देखिए, ये लिख दिया आर, ये आर है नहीं। कोई कोई वी ऐसे लिखता है, ये वी है नहीं। तो आपको अपने लेटर्स को भी देखना है कि कौन सा लेटर्स आप अच्छे से लिख रहे हो, कौन सा लेटर्स आप खराब से लिख रहे हो। तो मैं आर लिखती थी, जब मैं स्टैंडर्ड 10th में थी, मैं आर ऐसे लिखती थी, और ऐसे लिखते लिखते आर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, हड़बड़ी में लिखते हैं ना, फिर ऐसे हो गया। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आपका आर अब आर नहीं लगता है, शुरुआत में लिखते हो तो आर लगता है मगर उसके बाद वी लगने लगता है। तो आर आप ऐसे लिखना शुरू करो। फिर मैंने प्रैक्टिस की आर ऐसे लिखने की। ठीक है। एस में ऐसे लिखती थी, अब मैंने वापस ऐसे शुरू कर दिया है, पता नहीं कब शुरू किया। एस ऐसे लिखती थी, मगर वो एस आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, फिर ऐसे हो गया, ये ऐसे ही लग रहा है। फिर मैंने बोला नहीं, मैं एस ऐसे ही लिखूं। फिर मैंने एस ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ओके। मैं आई लिखती थी इस तरह से, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। मैंने यहाँ पर एक ऐसे मेरा लूप आ जाता था, थोड़ा सा ऐसे करके लूप आ जाता था। तो फिर ये वाली चीज मेरे टीचर ने पॉइंट आउट की थी, तो मैंने हटा दिया। मैंने मैंने बोला अब ऐसा लिखना ही नहीं है, अब मैं ऐसा। तो मैंने हर एक लेटर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। जो लेटर मेरा विजिबल नहीं है, जो लेटर मेरा इलेजिबल है, डिस्टिंक्ट नहीं है, वो लेटर मेरे टीचर ने पकड़ा और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ आप लोगों का नजर आता तो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों की मुझे आंसर स्क्रिप्ट जरूर मिलेगी। तो हम बात करते रहेंगे इस बारे में, मगर आपको भी बहुत कॉशियस रहना है, अलर्ट रहना है कि हाँ मेरे लेटर सारे अच्छे से डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं। अब सपोज आपको पता चल गया कि मेरी राइटिंग लेफ्ट वर्ड स्लैंटिंग है, मेरी जो अपर जोन है वो इलोंगेटेड नहीं है, या लोअर जोन हद से ज्यादा इलोंगेटेड है, मेरा ये आर अच्छे से नहीं दिखता है। फिर आप प्रैक्टिस करोगे लिखना रोज, जो मैंने बोला है ना, रोज लिखने की प्रैक्टिस। कहने का मतलब है जो एडिटोरियल कॉलम है वो एडिटोरियल कॉलम लोगे, उसमें से एक कॉलम आप चूज कर लो, A4 शीट लो, और उसका फ्रंट एंड बैक भर दो। सिर्फ फ्रंट एंड बैक, जितना संदीप लिखा उतना भी लिखोगे ना रोज, वो भी काफी है, वो भी काफी है। और आप देखोगे शुरू में बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत एफर्ट, मगर अगर आप ट्राई करते जाओगे ना, फिर आप देखना आपकी राइटिंग ऐसी ही बन जाएगी। राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी जो उंगलियां है ना वो हैबिचुएटेड हो जाएगी। मुझे ऐसे आर लिखना है, मुझे ऐसे एस लिखना है, मुझे ऐसे आई लिखना है।
वो हैबिचुएटेड आएगी। अब जैसे मैं ई कैसे लिखती हूँ, जो कैपिटल ई होता है ना, कैपिटल ई ऐसे लिखना चाहिए ना, मैं ऐसे लिखती हूँ। गलत है ये, बिल्कुल गलत है, इसको मैंने सुधारा था। मैंने बहुत लेटर्स अपने सुधारे हैं, मुझे अब जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है स्टूडेंट, ये आपके मार्क्स को बहुत ऊपर नहीं उठा सकता है, किसी किसी केस में उठा देता है, मगर ऐसे नहीं उठा सकता है बहुत ऊपर उठा दे, इंक्रीज कर दे स्कोर को। मगर ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है पेपर टू, और बहुत इजी है। पेपर वन से तो महा इजी है ये, मगर थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। पेपर वन में तो बहुत मेहनत करनी होती है, पेपर टू में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ओके, तो प्रैक्टिस करना है। एडिटोरियल कॉलम लो, ए फोर शीट लो, दोनों तरफ मार्जिन खींचो, और जिस पेन से प्रैक्टिस करे वो पेन को कभी मत छोड़ो, रिफिल चेंज करते रहो, मगर उसी पेन से लिखते रहो। ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर, और हर दिन प्रैक्टिस करो। सिर्फ 10 मिनट टाइम देना। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी में भी तो 20 मिनट्स लगेगा हिंदी मीडियम वाले को, और इंग्लिश मीडियम वाले को 10 मिनट्स लगेगा। ए फोर शीट बच जाएगा, आपका दिन का कोटा पूरा हो गया है। ओके, तो जैसे मैं थी तो मैं क्या करती थी, मैं मुझे ना अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी थी, इससे राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, उंगलियां खुल जाती है, पेन चलने लगते हैं, टायर्डनेस। जैसे शुरुआत में आप दौड़ना शुरू करते हो, एकदम शुरुआत, एकदम इनिशियल फेज में आपको 10 मिनट दौड़ने में थकान हो जाती है, फिर आप देखते हो यार आधा घंटा तक दौड़ रहा हूँ, थकान ही नहीं हो रही है। और फिर आप देखते हो कि अच्छा आपका जो दौड़ने की स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है, और थकान भी कम होती जा रही है। सेम यहाँ पर होगा, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, थकान नहीं होगी, उंगलियां खुलेगी, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, लिखते जाओगे तो आपके दिमाग में छपता भी रहेगा कंटेंट। ऑब्वियसली एडिटोरियल कॉलम से लोगे, बहुत फायदेमंद है स्टूडेंट्स, मैंने अपनी जिंदगी में किया हुआ है जब मैं स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इससे। ओके, अच्छा, पेन मैं बार बार कह रही हूँ, पेन नहीं चेंज करना, और ऐसा पेन चूज करो जिसकी ग्रिप बहुत मजबूत हो, है ना। कोई कोई पेन होता है, जैसे अगस्त के टाइम में आप लोग एग्जाम देते हैं ना, उसमें हल्का सा ह्यूमिड होता है, हल्का सा ह्यूमिड होता है वेदर, स्पेशली दिल्ली में होता है। ठीक है, बारिश वारिश हो रही होती है, कभी नहीं होती है, तो वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, तो फिसलने लगता है, पसीने आते होंगे। तो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और उसका जो इंक का जो शेड है बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट। मैंने ऐसे भी इवैल्यूएशन किया जिसका इंक का ना जो कलर है ना, शेड है, वो बहुत लाइट था, थोड़ा डिप्रेशन टाइप का लग रहा था। बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट नहीं होना चाहिए, और और स्प्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कोई स्टूडेंट ने मुझे, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैं जेल पेन यूज करता हूँ। मैंने कहा देखिए, जेल पेन आप यूज करते हो तो ठीक है, आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, मगर जेल पेन अगर उसका स्प्रेड हो रहा है, स्मच कर रहा है, तो फिर मत यूज करो। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, आप लिखोगे ना तो आपके पसीने आते हैं हाथों से। ठीक है, और पूरा है ना पेपर, मैंने देखा हुआ है, जैसे अप्रैल मई में एग्जाम होते हैं, कोई कोई एग्जाम अप्रैल मई में भी होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के, पसीने आते जा रहे हैं, पेपर जो आंसर स्क्रिप्ट है वो भी गीला होता जा रहा है, मॉइस्ट होता जा रहा है, उसमें आपको चलाना है। अब जेल पेन तो क्या करेगा काम। तो आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंटली पेन को चूज करना है, और है ना, ऐसा मत लिखना कि पीछे भी उसका इम्प्रेशन पड़ जाए, है ना। बहुत प्रेशर से लिखते हैं तो पीछे इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो वो भी काम नहीं करना है। ठीक है, एक ही पेन यूज करो अपने अपने एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम आते हैं, ट्राई टू फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस। जैसे मेघा ने कितना लंबा सेंटेंस बनाया था एलगई का, वो अगर जितना लंबा सेंटेंस बनाओगे ना, उतनी गलतियां होने की गुंजाइश है। इसीलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, और अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो आप उसको 3-4 सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करो। एक सेंटेंस बनाओ फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस बनाओ फुल स्टॉप, तीसरा सेंटेंस बनाओ फुल स्टॉप। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक ही सेंटेंस में स्क्वीज मत करो स्टूडेंट्स। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। मैं आप लोगों को जब ऐसे पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आप लोगों को बकायदा स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस दिखाऊंगी, लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल।
उनकी आंसर स्क्रिप्ट है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लंबे सेंटेंसेस नहीं समझ में आते हैं स्टूडेंट। और दूसरी चीज है, मिस्टेक्स बहुत होते हैं। एक तो क्लियर भी नहीं होता लंबा सेंटेंस। आप मेरी पूरी बुक पढ़ोगे तो मैं लंबे सेंटेंसेस बहुत कम यूज किए हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज किए हैं, ताकि बुक जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बने। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो। कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करो। ग्रामर में करोगे तो आपको तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, और ऐसे में करोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट होता है। सोचते हैं कि भाई ये तो कैपिटल लेटर का यूज है तो सभी को पता होता है, आपको नहीं पता है क्या। तो ऐसा जो मिस्टेक होता है थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है और अनएक्सेप्टेबल होता है। अब स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे ऐसे में होती है, तो स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हो रही है, मगर उस ग्रामेटिकल मिस्टेक के बावजूद भी आपका सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ रही है, ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रामेटिकल मिस्टेक होने से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मगर कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करना। कोई भी सेंटेंस जो है ना वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, और जहां पे फुल स्टॉप पुट करना है फुल स्टॉप पुट करो, जहां क्वेश्चन मार्क वहां क्वेश्चन मार्क लगाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। कोई भी कंट्री हो, इंडिया, अमेरिका, सब कैपिटल लेटर से शुरू होता है। पर्सन, रिवर, मंथ, जनवरी, वेंसडे, ये सारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो इंडिया को इंडिया लिखते हैं, आई स्मॉल कर देते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं अपना नाम लिख लें, ठीक है, जैसे मैं भी अपना नाम लिखूंगी, तो क्या मैं एस ओ हो क्या मैं अपना नाम ऐसे लिखूंगी? नहीं, मैं अपना नाम ऐसे लिखूंगी, आर कैपिटल रहेगा। और आप लोग भी सभी कोई नाम लिखते हो तो अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखते हो, तो इंडिया में क्यों नहीं रखते हो? इंडिया ने क्या बिगाड़ा है ना? इंडियन हो भाई, आई कैपिटल ही होगा, याद रखना। इंडिया का, इंडियन का आई कैपिटल ही होता है। अपने पूरे आंसर स्क्रिप्ट में ये सब मत यूज करना, एटसेट्रा, विज का मतलब दैट इज, ये सब नहीं। ये सब एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। अगर आप एटसेट्रा यूज करते हो, इसका मतलब है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, यानी आपका अब आपका दिमाग सोच नहीं पा रहा है, तो एटसेट्रा लिख के छोड़ दियो, मत यूज करना। अच्छा, अब कहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है और कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, यदि किसी का डायलॉग है, किसी का कोटेशन है, तब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब डालोगे। ठीक है। यदि आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया कोई भी सेंटेंस को, इसका साफ मतलब इट इज अंडरस्टूड कि ये सेंटेंस आपका नहीं है। इसमें जो डायलॉग है ना इस डबल इन्वर्टेड कॉमास में, वो आपका नहीं है, चाहे आपने उसका नाम लिखा हो या नहीं लिखा हो। अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, इसका साफ मतलब है ये आपका नहीं, ये आपने नहीं बोला है। ओके। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप डायलॉग डालोगे, कोटेशंस डालोगे, किसी की कही हुई बात आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे, जो डायरेक्ट स्पीच होता है। सिंगल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा में क्या डालोगे? आप कोई बुक का नाम हो, ठीक है, या कोई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये एक्चुअली हिंदी है, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, मैं इंग्लिश में ऐसे लिख रही हूँ, मगर मैं स्वच्छ भारत अभियान लिखा है मैंने, तो मैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूंगी। ओके। तो कोई ऐसी पॉलिसी और स्कीम है, ठीक है, तो वो आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दोगे। फाइन। आयुष्मान भारत है, तो ये हिंदी है ना, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे द ट्रू सोल्जर फाइट नॉट बिकॉज ही हेट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ हिम, बट बिकॉज ही लव व्हाट इज बिहाइंड हिम। तो ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये मेरा कोटेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डालूंगी। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो
अब जो लास्ट चीज है वो ये है कि एग्जाम के साथ जब एग्जाम नजदीक आता जाता है तो हमारी एंजाइटी लेवल है वो बढ़ती जाती है। जितना एंजाइटी लेवल आपका बढ़ेगा एक ऑप्टिमम लेवल तक, एक नॉर्मल लेवल तक अगर एंजाइटी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक होता ही है। मगर यदि बहुत ज्यादा है तो आपके आंसर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए जब आप एग्जाम देते हो अपने आप को काम और कंपोज रखो। अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे, या आपको जब आप एग्जाम देने जाते हो आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तब भी आप ऐसे भी मतलब आप सोचो ना, ऐसे भी नहीं होने का वैसे भी नहीं होने का, चलो एकदम अच्छे से दो एग्जाम। ठीक है, तो आप एकदम समझदारी से तब भी एग्जाम दो। ऐसे दो, एक सीरियस कैंडिडेट कैसे एग्जाम देता है, जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, बहुत लेजिबली लिखता है, बहुत सिंसियरली बहुत रिस्पॉन्सिबली लिखता है, चाहे उसको कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। मुझे याद है मैं एमएड का एंट्रेंस देने गई, मास्टर्स इन एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम देने गई। तो मैंने पहले से ना करीब मेरे ख्याल से 30-40 एसेज मैंने प्रिपेयर करके मैं गई थी। और मुझे लगा कि 30-40 एसेज में तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, पक्का था। ठीक है, मैंने करंट का लिया था और यूजुअली एजुकेशन रिलेटेड ही ऐसे आते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएड क्या होता है, मास्टर्स इन एजुकेशन। तो जितने भी एजुकेशन रिलेटेड एसेज थे ना, मैंने 30-40 मैंने उसको प्रिपेयर कर गई थी, और विद दिस कॉन्फिडेंस कि आना ही आना है। तो टोटल 4 ऐसे आने थे और हम लोगों को 4 ही अटेम्प्ट करने थे, जहां तक याद है मुझे। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, एक भी ऐसे ऐसा नहीं था जो मैंने प्रिपेयर किया था, सारा एकदम अलग अलग चीज से आया था। मैं एकदम नर्वस हो गई, मुझे लगा ये एग्जाम तो अब मेरा क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब कि मैं 2-3 मिनट तक तो मैं एकदम, होता है ना एकदम स्टिल, एकदम नंब सी हो गई थी जब मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा। मगर पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा अरे नहीं होगा ना क्लियर, तो चलो पक्का है कि नहीं होगा, अब मैं बहुत अच्छे से लिखती हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया कि एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला, मुझे बहुत अच्छे से लिखना है एग्जाम। मैंने वो एग्जाम को बहुत अच्छे से लिखा, जो ऐसे नहीं भी आता था उसमें मुझे जो भी आता था उस क्वेश्चन से कनेक्टेड जो भी चीज आती थी यार, मैं पढ़ के गई थी। ऐसा नहीं मैं उठ के चली गई थी एग्जाम देने, मैं पढ़ के गई थी, तो मुझे कुछ तो नॉलेज होगा। हालांकि मैंने उसको प्रिपेयर नहीं किया, मगर मुझे कुछ तो नॉलेज था। तो मैंने वो चारों ऐसे को अटेम्प्ट किया, और बहुत सेंसिबली अटेम्प्ट किया, बिना नर्वस। जो नर्वस होना था ना, वो 2-3 मिनट में नर्वस हुई थी, जिसमें मैं पूरी की पूरी ठंडी पड़ गई कि मैं तो कुछ आता नहीं है मेरे को। और फाइनली वो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। हालांकि मैंने एडमिशन नहीं लिया, मैंने फिर राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन लिया था एमएड में। मगर मेरा वो एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू भी दिया, मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं, मगर फिर भी अच्छे से एग्जाम दो। अगर आप पढ़ के गए हो आपको कुछ तो आता ही होगा, जो कुछ आता है ना वो ही लिख के आओ, और अच्छे से लिख के आओ बस। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, ये चीज होनी चाहिए। फाइन। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैम हम्म, बताइए। मैम मैम ग्रामर के रिगार्डिंग कुछ टिप्स बता दीजिए। मतलब अभी 8 मंथ है सीएपीएफ के एग्जाम को, तो हम्म। उस दौरान कैसे अपने ग्रामर सेक्शन को इम्प्रूव कर पाऊँ। अच्छा मेघा, मेरी जो आपसे फोन पे बात हुई थी, तो आपका पेपर 1 में प्रिपरेशन ठीक है, राइट? जितना मैम आपने मुझे बताया था। एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उस रिगार्डिंग तो ठीक ही है। हाँ, देखिए ग्रामर में अगर आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस है आप बुक से ग्रामर को पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, वीडियोस वॉच कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चॉइस आप ये कर सकते हो कि वीडियोस को वॉच कर सकते हो। मेरे पास दोनों चीज अवेलेबल है, मेरे पास ग्रामर के वीडियोस भी है और मेरे पास बुक भी है। अगर आप वीडियोस वॉच करोगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एक वीडियो आपका
मिनिमम 1.5 घंटे का है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और आप लोगों को पेपर 1 भी करना है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जो है ना ग्रामर के वीडियोस है ना अगस्त एंड से ही उसमें एनरोल हो गए थे, तो अब दिसंबर एंड तक उनका सारे वीडियोस खत्म हो जाएंगे ग्रामर के, तो वो लोग जनवरी से एकदम फ्री हो जाएंगे। मगर अब ये नवंबर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपना टाइम देखना है, क्या आपके पास इतना टाइम है कि ग्रामर के जो लेंदी वीडियोस है उसको आप वॉच कर सको। फिर उस वीडियोस को ही वॉच नहीं करना है, फिर आपको ग्रामर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलत कहाँ कर रहे हो, क्या आपको रूल समझ में आया जो आपने वीडियोस में पढ़ा है। और रही बात बुक की, तो आप बुक भी ना, बुक में भी सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो आप कैसा मतलब करना चाहोगे, आपको क्या लगता है, पहले आप सोच लो और फिर उस हिसाब से, मगर ग्रामर की तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी आपको, ये तो पक्का है। क्योंकि ग्रामर में मुझे लगता है कि आपको अभी जो आपको ग्रामर आता है उसमें आपको 5-6 से ज्यादा नहीं आएंगे अभी अभी। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ग्रामर में, ताकि एटलीस्ट जैसे दिवाकर का है, उसको ग्रामर आती है, फिर भी पता चल रहा है उसको ग्रामर आती है, उसको रूल्स पता है, फिर भी उसको 11 आउट ऑफ 25 आया है। दैट इज कंसिडर टू बी बिलो एवरेज, ये स्कोर अभी 11 बिलो एवरेज है। तो आप समझ रहे हो ना, जिसको ग्रामर आती है उसको अभी तक 15 भी नहीं आ रहे हैं, और जिसको ग्रामर नहीं आती उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ग्रामर में। तो अभी आप सोच लो, आप क्या, आपके पास कैसे कितना टाइम है कि आप वीडियोस वॉच कर सकते हो, या आप बुक से पढ़ लोगे। बुक में तो, बुक का तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बुक आराम से हम बना पढ़ सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आपको डिसाइड करनी होगी कि कैसे करना है, ओके। और ग्रामर के आप लोग कोई भी कि सभी को मैं कह रही हूँ, जो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, अगर आपको ग्रामर के कोई भी क्वेश्चंस है आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, आप लोग मुझे दिखा सकते हैं। आप लोगों को ग्रामर के क्वेश्चन को इवेलुएट करवाना है, आंसर्स को वो भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगता है ग्रामर के क्वेश्चन आंसर्स को इवेलुएट करने में, आप लोग आराम से दे सकते हो। आप लोग का धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ग्रामर की। मगर बिना आए अगर आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर तो वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, ओके। और कोई Yes, क्वेश्चन? ma'am. और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही है। और कल राइटिंग, एग्जाम राइटिंग टिप्स सेकंड पार्ट होगा, उस पे हम बात करेंगे आगे, कंटेंट के बारे में बात करना है एक्चुअली, ओके। ठीक है फिर, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.